गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट देखा, क्योंकि हमें अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझना है तो मेरा ऐसा मानना है कि पहले तीनों इंस्ट्रूमेंट को जान लो, क्योंकि प्रोविजंस पूरी उसके अंदर लिखी गई है। और इसलिए मैं आपको केवल बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अकाउंटिंग कराऊंगा, लेकिन समझाऊंगा तीनों इंस्ट्रूमेंट जिसको पावर दिया गया है, रिकॉग्नाइजेशन दिया गया है इंडिया के अंदर, जिसको क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट भी कहा गया है। क्योंकि एक व्यापारी बिजनेसमैन जितना इंपॉर्टेंट कैश ट्रांजेक्शन में करता है उतना ही इंपॉर्टेंट वो क्रेडिट के ट्रांजेक्शन में रखता है। लेकिन वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन में सेफ्टी क्या नॉर्म्स है उसके लिए बनाया गया है, बोलो क्या? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नॉट ओनली बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, निगोशिएबल। अब हमने प्रीवियस सेशन में प्रॉमिसरी नोट के बारे में एक बार पढ़ा, लेकिन उसके बारे में 2-3 वर्ड्स मुझे और बताने चाहिए, ऐसे मुझे लगा। प्रीवियस सेशन में कुछ ही कारण की वजह से मैं आपका पूरा टॉपिक कवर नहीं कर पाया, क्योंकि सेशंस हमारा हो चुका था, मैडम आ चुके थे आपके दूसरे, तो इसलिए मुझे उसको आधे में बंद करना पड़ा। लेकिन मैं आपका डिटेल में यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। तो देखिए, जैसे आपको बताया गया था कि पहले सेशन में क्या देखा कि ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं। जो ऐसी कोई चीज जो देने से ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए उसको बोलेंगे ट्रांसफरेबल, और कोई चीज ऐसी होती है जिसको जिसको हम देने से ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, वो नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी होती है। हमने प्रीवियस सेशन में देखा, जैसे गाड़ी, मोबाइल फोन, है ना, ये सब क्या है? नॉन ट्रांसफरेबल है, क्योंकि ये आप यूज, आप पोजीशन ले सकते हो, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है इसकी। लेकिन जैसे ही मैं अगर बात करूं, कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो देने से ट्रांसफर होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट आपको देने से ही ट्रांसफर होती है ओनरशिप, इसलिए उसका नाम दिया निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि निगोशिएबल का मतलब है ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। अब ऐसे हमारे इंडिया के अंदर 3 ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसको रिकॉग्निशन दिया गया है। पहला है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, और थर्ड वन इज चेक। तो पहले मैं प्रॉमिसरी नोट आपको पढ़ाया था कल कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो राइटिंग में होगा, क्या होगा? राइट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो राइटिंग में होगा, जो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग चलाता है। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग यानी क्या? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो लोन ले रहा है यानी उधारी ले रहा है, जनरली ये इंस्ट्रूमेंट वो बनाता है, बराबर कि नहीं? तो इस चक्कर में होता ये है कि जो इंस्ट्रूमेंट वो बनाता है पर्सन, तो वो अपनी औचंती बनती नहीं करेगा, यानी अपनी कंडीशंस नहीं रखता, क्योंकि वो लेने वाला है, लेने वालों में से। और जो लेने वालों में से होते हैं वो झुक के चलते, कहते हैं अरे सिंपल है, एक तो आप उधारी ले रहे हो हमसे या आप लोन ले रहे हो हमसे, तो ऊपर से आप ही ये नोट बना रहे हो और ऊपर से उसमें अपनी आप कंडीशन हो गए, तो क्या बोलेंगे? इतनी औचंडी है, चल रहे नहीं था मैं, तेरे से 10 लोग बैठे मेरे पास उधारी देने वाले, लेने वाले, सही कि नहीं? तो इसलिए ये अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, क्या ये याद रखना, ये विदाउट, बिना शर्त जो चली जाती है, और अंडरटेकिंग चलाना होता है। और बाकी 2 इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर है। पूछो क्यों? अरे पूछो क्यों? बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर है, ये अंडरटेकिंग है। दोनों में फर्क क्या है सुन लो, आगे आएगा तो वहां नहीं पूछता मुझसे, क्योंकि सुनो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वो पर्सन आता है जो लोन दे रहा है। फिर से बोलूं, देखो प्रॉमिसरी नोट कौन बना रहा है? पहली बात तो जो लोन ले रहा है, लेने वाला है ना। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है? जो लोन दे रहा है, जो उधारी दे रहा है, तो वो तो ऑर्डर ही मानेगा ना, सही है कि नहीं? अरे वो तो ऑर्डर ही मानेगा ना भाई, मैं जो शर्तें बोलूं ये मेरा ऑर्डर है, तो इसलिए वो ऑर्डर है, ये अंडरटेकिंग है। क्या ये दोनों फर्क क्या है सुनना आपको क्लियर? अंडरटेकिंग साइन बाय मेकर, यहां पे किसकी साइन रिक्वायर्ड है? मेकर यानी कौन? ड्रॉवर। और ड्रॉवर यहां पे कौन होता है? लेने वाला। देखो, उधारी लेने वाला या लोन लेने वाला। अरे दिखाया ना कल तुमको पिक्चर, मैंने पूरी पिक्चर में है पूरी। इसमें आगे बता रहा है टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, मनी पहले ही फिक्स हो जाती है इंस्ट्रूमेंट में, है ना, कितने का उधारी या लोन ले रहा है, दे रहा है। टू ओनली टू और द ऑर्डर ऑफ द सर्टेन पर्सन। कभी कभी क्या होता है, देखो सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 टाइप की पार्टीज होती है, सॉरी प्रॉमिसरी नोट्स में। प्रॉमिसरी नोट्स में 3 टाइप की पार्टी होती है। पहला सुन लीजिए कौन कौन? ड्रॉवर। ड्रॉवर कौन आएगा? हाँ, हम इसको 2 नाम देंगे, या तो
बायर, अगर गुड्स के डील में करता हूँ तो बायर, अगर गुड्स से डील नहीं करता होगा तो वो हम बोलेंगे डेटर। डेटर ने कौन, जो उधारी ले रहा है, ये टाइटल है उसका, ठीक है। और दूसरा आता है ड्रॉई। ड्रॉई कौन होता है, जो लोन दे रहा है, यानी इट मीन सेलर। और यहां पे हम बात करेंगे क्रेडिटर की, यानी उसको क्रेडिटर बोलते हैं, याद रहेगा बच्चे लोग। और एक होता है पेई। पेई यानी कौन, जो ड्यू डेट के दिन मनी रिसीव करेगा। अब मनी रिसीव करेगा यानी क्या सर, यानी अ पर्सन हु रिसीव द मनी ऑन ड्यू डेट, उसको बोलेंगे पेई। अ पर्सन हु रिसीव्ड मनी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, है ना, क्योंकि ये तीनों क्या है, इंस्ट्रूमेंट है ना, ऑन ड्यू डेट। अब सर ये वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आया, इसलिए तो मैं आपको कल का फिर से लेके आया इधर, नहीं तो मेरा काम डायरेक्ट क्या था आज का, चेक और बिल सबमिशन पढ़ाना। लेकिन इसमें ये पेई वाला जो रोल है ना वो जरूरी है, आपको समझाना मेरा काम है, बनता है। देखिए बच्चा लोग ध्यान दो, देखो मैं बोलूंगा पेई मे बी ड्रॉवर और थर्ड पार्टी। एक स्टेटमेंट दिया, पेई मे बी ड्रॉई और थर्ड पार्टी, ड्रॉई और थर्ड पार्टी। देखो सुनो, सिंपल है। कभी कभी क्या होता है, सपोज फॉर एग्जांपल कल वाला एग्जांपल दिया मैंने आपको, मैंने लोन लिया भरत से। तो जब मैंने भरत से लोन लिया तो मैंने उसको इंस्ट्रूमेंट साइन करके दिया, एक बकायदा पेपर पे मैंने उसको साइन करके दिया कि ये पेपर है, इस पे बकायदा रेवेन्यू स्टैम्प लगा के एक कॉमन पेपर पे लिख के दिया, आई प्रॉमिस टू पे द अमाउंट ऑफ रुपीज वगैरह दे दिया मैं उसको। अब ये ड्यू डेट, ये मैंने उसको साइन भी दे दी अपनी, भाई ये मेरा इंस्ट्रूमेंट, मेरा पत्र है, ये ले, मैं लिख के दिया हूँ देखो उसमें कि मैं जैसे 2 लाख रुपए ले रहा हूँ और 1 महीने के अंदर या एक्सेल के अंदर तुमको 1 महीने के अंदर तेको वापस कर दूंगा, बराबर कि नहीं। तीनों शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, क्या ये शॉर्ट टर्म है, 1 साल के नीचे का यूज होता है लोन देना, तो हाँ आपको तब यूज होता है ये। तो मैंने उसको ये दे दिया पूरा। अब देने के बाद क्या हुआ, अब ड्यू डेट आएंगी, कौन सा, 1 महीना जो बोला हुआ था 2 लाख रुपए दे फिलहाल, तो 1 महीने के बाद यहाँ तो भरत आएगा, यहाँ तो उसका आदमी आएगा। अगर भरत आया तो भरत कौन है, ड्रॉई है कि ड्रॉवर है, ड्रॉई है, मैं ड्रॉवर हूं, तो ड्रॉई बिकम अ पे, क्योंकि भरत मुझे ये इंस्ट्रूमेंट देगा मुझे वापस और मैं उसी वक्त उसको पैसे दे दूंगा, बराबर है कि नहीं। तो क्या हुआ, भरत बिकम अ पे, क्योंकि जो पर्सन मनी रिसीव करता है इंस्ट्रूमेंट का ड्यू डेट के दिन, उसी को हम बोलते हैं पे। और ड्यू डेट ये पहले ही लिखा जाता है, इसलिए यहां पे नाम दिया है सर्टन डेट। देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, डेट का नहीं आया इसमें। अच्छा, सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू द ऑर्डर और टू अ सर्टन पर्सन और द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अच्छा डेट नहीं है, तो डेट यहाँ पे लिखना पड़ता है जिस डेट को ड्यू डेट आया हुआ है। समझ आ रहा आपको, क्लियर आपको, अरे आ रहा क्या। अब कभी कभी क्या होता है, जब ये इंस्ट्रूमेंट बन रहा होता है उसी वक्त ड्रॉई जो है, ड्रॉई जो लोन दे रहा है उसी वक्त हवाला करते हैं। खैर हो, ये पेन पेंसिल का लोचा घर पे, हाँ। तो जैसे ही अब सिंपल बात बता रहा हूं मैं तुमको, अब जैसे ही मैं लोन ले रहा था भरत से, तो भरत ने मुझे बोल दिया, अरे सर एक काम करना, तो बोलो, मैं सर ये लोन 2 लाख रुपए आप 1 महीने बाद मुझे दोगे ना वापस, तो एक काम करो, अर्थ महाजन नाम का एक व्यक्ति है, आप उसका नाम लिख दो अभी। ये कौन है, बोला मैं मेरा सप्लायर है जिससे मैं माल लेता हूं, तो मुझे वैसे भी उसको 2 लाख रुपए उसको देने थे, तो एक काम करो मैं अभी के अभी हवाला कर दे रहा हूं आपको, वैसे भी 1 महीने बाद उसको मेरे को पेमेंट करना ही है, 1 महीने बाद आप पैसा दो मेरे को, फिर मैं उसको दूं। बेटर ऑप्शन है कि काम कर लेना, ये इंस्ट्रूमेंट आप मुझे साइन कर दे दो, मैं उसको पहुंचा दूंगा, 1 महीने बाद वो ही आपसे आके ले लेगा। तो बताओ क्या हुआ, पे बिकम अ सर्टन, कौन हो गया, सर्टन। यहां देखो, अगर सर्टन पे ही नहीं है, वहां पे नाम सर्टन लिखा हुआ नहीं है पेई का, तो पेई कोई भी बन सकता है। इसलिए ये इंस्ट्रूमेंट 2 तरीके का काम करता है, बेरर भी और सर्टन पर्सन भी। कभी कभी क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट बनते वक्त ही हम हवाला कर देते हैं, और कभी कभी क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट बनने के बाद भी हम हवाला इसको कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है। ट्रांसफरेबल यानी क्या, ये एक पार्टी दूसरी पार्टी को कितनी बार भी एक्सचेंज होता है, और जितनी बार ये एक्सचेंज हुआ उतनी बार ओनरशिप ट्रांसफर होगा उसी वक्त देने से।
समझा नहीं? जैसे एग्जाम्पल आप देखो, अगर अर्थ महाजन का नाम मैंने मेंशन नहीं भी किया, सपोज मैंने उसको बोल दिया मैं बना के दे रहा हूं तो देख ले क्या है, तो भी क्या पहला क्वेश्चन ये आएगा, क्या भरत उस इंस्ट्रूमेंट को अर्थ महाजन को हवाला कर सकता है क्या? यस, क्योंकि फिर वो बेरर इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और दोनों में से कोई भी एक होता है, पेई कभी पहले ही बनने के पहले ही सर्टन हो जाता है, और सर्टन नहीं भी हुआ तो बाद का भी कोई भी पेई बन सकता है, इसलिए पेई में बी ड्रॉई हियर और थर्ड पार्टी ऑल्सो इन प्रॉमिसरी नोट। कहाँ आएगा? इन स्पेसिफाई कर रहा हूं प्रॉमिसरी नोट, जो आपके पोर्शन में कुछ नहीं है इसका काम, बट मेरा काम था आपको समझाना, इसलिए समझा दिया। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं आपके नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की। अब इंस्ट्रूमेंट बनता कैसे, क्या दिखता है, ये मैंने आपको दिखा दिया, ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताने दूंगा, लेकिन तीनों का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अब दूसरा इंस्ट्रूमेंट है वो है चेक। अब चेक के बारे में, चेक तो आप यूज करते ही हो, मोस्ट पॉपुलर कॉमनली यूज वाला इंस्ट्रूमेंट है ये, क्योंकि बिजनेस में सबसे ज्यादा मैक्सिमम यूज होता है वो चेक होता है। अब चेक क्या काम करता है पहले अपन समझेंगे उस चीज को। देखो पहले बताओ, प्रॉमिसरी नोट क्लियर है? मैं बहुत स्लो चल रहा हूं, क्यों चल रहा हूं स्लो पता है? क्योंकि मेरा मेन प्राइमरी काम है आप पे बेसिस को क्लियर करना, बेसिक पूरा। देखो अकाउंटिंग करना कोई बड़ी बात है ही नहीं, मेन मुद्दा क्या है? बेसिक ओनली। वो क्लियर हो गया ना, आपकी गाड़ी अपने आप आगे बढ़ती, फिर चाहे वो एसपी हो चाहे ओसीएम हो। देखो इनडायरेक्टली मैं लॉ में आ गया हूं। कहां गया हूं मैं? लॉ में। ये लॉ का पार्ट एक्चुअली, एक्ट कहां आता है? लॉ में आता है। समझा आपको क्लियर? चलो देखो, अकॉर्डिंग टू इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, अब चेक के बारे में उसने क्या डिफाइन किया है? अ चेक इज द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अरे बाप रे, उसने पहली लाइन में ही अपने को तोड़ दिया। चेक एक प्रकार का बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, यानी इसके लिए और डिटेल में पढ़ना है तो पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चेक क्या है बोल रहा वो? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफिक बैंकर, नॉट एक्सप्रेस टू पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। ये मुझे लग रहा है इसकी इनकम्प्लीट कंसेप्ट चाहिए। एक मिनट आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि मुझे से लग रहा है, जहां तक मुझे पढ़ेंगे बस। देखो इधर बच्चा लोग, फिर से कंटिन्यू करते हैं। देखो बहुत अच्छा उसने बताया हुआ है, क्या सुपर उसने डेफिनेशन दी हुई है। देखो बहुत इजी वाली दे दी उसने एक्चुअली। हाँ तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिटेल दिया हुआ है उसने। फिर यानी चेक को उसने पहला नाम क्या दे दिया उसने? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन बड़ी है। देखो अब अगर आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बात करोगे ना, तो देखो ये है, तो यहां पे यानी इन शॉर्ट डेफिनेशन दी हुई है ना चेक की, वो इनकम्प्लीट कंसेप्ट है। पूछो क्यों? क्योंकि पहले आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब तक समझेगा नहीं, तब तक ये उसने एक यानी ये पूरा डाटा उसने, यानी ये पूरा डाटा चेक में भी इंप्लीमेंट होता है, लेकिन उसने चेक के बारे में डिफाइन करते वक्त उसने डबल नहीं लिखा, सब उसने एक वर्ड लिख दिया, बिल्स ऑफ। इसलिए मेरे को लगा इनकम्प्लीट कंसेप्ट है। समझा आप भूलिए? क्योंकि मैं जब बना के देता हूं तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डाटा जो है ना, वो इसमें एड ऑन करता हूं। समझा आपको क्लियर? देखो यानी इन शॉर्ट ये डेफिनेशन से आप पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं करोगे, क्योंकि पहले आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है वो समझना पड़ेगा, फिर आपको एग्जैक्ट चेक समझेगा। लेकिन मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज लास्ट दूंगा। पूछो क्यों? क्योंकि आपका टॉपिक है, तो वहीं से फिर अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू करेंगे हम, इसलिए। देखो सर, अ चेक इज द बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन स्पेसिफिक बैंकर। चेक जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, फिलहाल मान के चलो, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो समझेगा नहीं तब तक कि आपको ये चेक एग्जैक्टली क्या है वो समझेगा नहीं। ड्रॉन ऑन स्पेसिफिक बैंकर, अभी अपना चेक देखो, बाकी दोनों इंस्ट्रूमेंट जो है वो फॉर्मल इनफॉर्मल जगह भी यूज होते हैं, लेकिन चेक एक की जगह यूज होता है, बैंक। यहां पे जो चेक है वो आपको, आप जब चेक बनाते हो तो किसी स्पेसिफाइड बैंक को ऑर्डर करते हो। ऑर्डर, चेक एक ऑर्डर है। सर यहां तो लिखा हुआ नहीं है, दूर दूर तक ऑर्डर है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर है, इसलिए चेक भी ऑर्डर है। पूछो क्यों? क्योंकि पहली स्टेटमेंट लॉ ने क्या दी हुई है? चेक इज द बिल्स ऑफ, और मैं आपको बता दूं बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज द वन टाइप ऑफ ऑर्डर। दैट्स व्हाई। समझा आपको क्लियर? जब आप किसी को चेक बना के देते हो तो इनडायरेक्टली आप अपने बैंक को ऑर्डर मारते हो, ए बैंक मैं बोल रहा,
मैं बोल रहा कि जो ये नाम लिखा हुआ है पर्सन, यहां तो कोई भी आया ये चेक लेके, क्योंकि चेक दो तरह के बनते हैं, अकाउंट पे ही चेक और बैरल चेक। जो भी ये चेक लेके आएगा या तो ये पर्सन सर्टन है, पहले बता दे रहा हूं, इसको इतना इतना अमाउंट दे देना, ये मेरा ऑर्डर है। क्या है मेरा ये? इसलिए बैंक कभी भी स्पेसिफिक बैंक के लिए बनता है, क्या बनता है? और चेक किसी की भी स्पेसिफिक बैंक के लिए बनता है ना। इन शॉर्ट, आप जब किसी को चेक देते हो तो आप बैंक को ऑर्डर मारते हो, और कौन सी बैंक को? स्पेसिफिक बैंक, क्योंकि कोई भी बैंक को नहीं, जिस बैंक का चेक होगा उसको। आप एक्सिस बैंक का चेक दोगे तो एसबीआई वाले के पास जाओगे क्या करने? नहीं, आप एक्सिस बैंक में ही वो आखिर होगा, क्योंकि अगर आप अपनी बैंक में लगाते भी हो तो आखिर वो एक्सिस बैंक से ही पैसे निकलते हैं। अरे आपको मैंने सिखाया हुआ है ना चेक क्लियरेंस। चेक क्लियरेंस पता है क्या होता है? क्या होता है चेक क्लियरेंस? बताओ, तू बता, चेक क्लियरेंस क्या होता है? मतलब क्या कर रहा है? मैं क्या बताऊं? मतलब क्या? अरे चेक कैसे क्लियर होता है बता ना। तो मैं क्या बताऊं क्या था फिर वो? हाँ, यस, बिल्कुल बराबर है। जैसे एग्जांपल, अभी सपोज मेरा एसबीआई बैंक में खाता है और मेरे को फीस मिली चेक से, लेकिन वो चेक जो था वो था एक्सिस बैंक का, तो मेरा अधिकार एक्सिस बैंक में जाने का नहीं है। मैं अपनी बैंक को दूंगा, मेरी बैंक वो मेरे कस्टमर से, मेरे स्टूडेंट से, वो उसके बैंक में जाएगी, खुद ही उसके अकाउंट से बचने का कि मेरा अकाउंट डाल देगी। तो इसलिए बैंक कभी भी याद रखना, चेक जो है किसी स्पेसिफिक बैंक के लिए बनता है, हर बैंक के लिए नहीं, हर बैंक के लिए नहीं। अगर आप एक्सिस का चेक दे रहे हो तो एक्सिस के लिए ऑर्डर है वो, अगर आप एसबीआई का चेक ना रहे हो तो एसबीआई बैंक का ऑर्डर है। देखो लिखा हुआ है, ऑन अ स्पेसिफिक बैंक नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल, नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल। इसका मतलब क्या है भाई? चलो बताओ, कौन बताएगा? ट्राई करो। नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल, अदरवाइज देन ऑन डिमांड। कितना सुपर कंसेप्ट बताया उसे। देखो आपको जब बैंक चेकबुक देती है, उसी वक्त बैंक पे करने के लायबल नहीं है। जब आप डिमांड से अपना चेक बनाओगे, यानी जो डिमांड, जब उसकी डिमांड जागेगी चेक बनाने की, तभी आप चेक बनाते हो। जैसे एग्जांपल देखो, मैं एसबीआई का अकाउंट होल्डर हूं, मेरे को एसबीआई ने 100 चेक दे दिए, ये ले, चेक इज अ बैंक नोट। क्या है वो? मानते हो ना, चेक करेंसी का काम करता है। अगर आपने 1000 का चेक दिया तो 1000 रुपए का वो करेंसी बन गया। क्या बन गया? अगर आपने 2 लाख का चेक बनाया तो 2 लाख का वो नोट हो गया एक प्रकार से। मानते हो कि नहीं? तो इसलिए चेक इज वन टाइप ऑफ बैंक नोट। क्या है? हाँ, तो यहां पे वही बता रहा है कि चेक जो है, चेक एक स्पेसिफिक बैंक के लिए बनता है, और स्पेसिफिक बैंक के लिए बनने के वजह से हुआ क्या यहां पे सुनो, वो पेबल, बैंक को पे करना ही है। आप चेक दे दो ऐसा नहीं होता। आप देखो, चेक कभी ऑनर भी होता है, कभी डिसऑनर भी होता है। डिसऑनर कब होता है? व्हेन आपका अकाउंट इनसफिशिएंट होता है। तो कोई इंस्ट्रूमेंट दे दिया, वो पे करना ही है, ऐसा कोई बैंक का कोई स्पेसिफिक नहीं है। वो अगर डिमांड में आया, यानी जब वो नीड पड़ी, तब आप किसी को चेक बना देते हो, तब बैंक का काम बनता है कि वो आपको पे करे। समझा? क्लियर? समझा क्या? यानी कब, इन शॉर्ट एग्जांपल, अभी सपोज मेरे को एसबीआई ने 100 चेक दे दिए। अब 100 चेक दे दिए तो इसका मतलब है क्या? एसबीआई 100 चेक की पेमेंट बढ़ेगी? ऐसा नहीं है। 100 चेक दे दिया, अब मुझे जब जब डिमांड जागेगी मेरी, जब डिमांड जागेगी, तब मैं बैंक को ऑर्डर करूंगा, ये बैंक, ये 5000 का चेक है, भेज रहा हूं, पेमेंट कर देना। तो ये ऑर्डर हुआ। क्या हुआ ये? तो लिखा हुआ है अदरवाइज देन ऑन डिमांड, यानी डिमांड से चेक बनता है कभी। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा कोई बच्चा है कि छूट रहा है जो? पक्का? हाँ। अब इसमें 3 पार्टीज का इन्वॉल्व होता है, लिखिए, इसमें भी 3 पार्टीज का होता है, चेक में भी। देखिए, चेक के बारे में ज्यादा डिटेल में मैं बताऊंगा नहीं, पूछो क्यों? क्योंकि हम यूज टू कर चुके हैं 11 से। मैंने आपको 11th में जब चेक सिस्टम टॉपिक पढ़ाया था तो काफी डिटेल में उसको डिस्क्राइब किया गया था, दैट्स वाई।
यहां पे भी तीन पार्टी का नोट है, ड्रॉवर, ड्रॉई और यहां पे बनता है पेई। अब यहां पे ड्रॉई कौन है, पेई कौन है, वो देखेंगे। देखो हमेशा ड्रॉवर इज अ पर्सन हु राइट द चेक, द पर्सन हु writes the check. Drawee is a person. Drawee is a specific bank. The drawee is in the case of the check is always a bank. And who is pay? Pay is a person who receive the payment of check. Receive the payment of check. The person who received the payment of check. समझा? क्लियर कट। देखो सिंपल, जिसका अकाउंट है, जिसका पैसा खाते में पड़ा हुआ है, अकाउंट होल्डर इज अ ड्रॉवर, इज अ, क्योंकि वो चेक बनाता है, बराबर कि नहीं? वो चेक किसकी बैंक, जो पे करेगा पे। अब ओवरऑल चेक का पैसा कौन पे करता है? बैंक ही करता है। और जो पे करता है वो पे ड्रॉई कौन है यहाँ पे? ड्रॉई। इंस्ट्रूमेंट को जो पे करेगा वो ड्रॉई। और पेई में भी थर्ड पार्टी और में भी ड्रॉवर। अब ये क्या बोल दिया मैंने सर? पेई का एग्जैक्ट मीनिंग है अ पर्सन हु रिसीव द अमाउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वेदर दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वेदर दैट इज प्रॉमिसरी नोट एंड वेदर इट इज अ चेक। पेई यानी कौन होगा बताओ? अ पर्सन हु रिसीव द मनी ऑन ड्यू डेट, or the person who received the money of instrument on due date is known as pay. Pay तीनों केसेस में वही बनेगा। और यहाँ पे भी पेई ड्रॉवर भी बन सकता है और पेई थर्ड पार्टी भी। थर्ड पार्टी यानी जिसके नाम पे आप चेक बना रहे हो। जैसे एग्जाम्पल अभी क्या हुआ, सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एसबीआई ने 100 चेक दिए, मेरा पैसा बैंक में पड़ा है, बराबर कि नहीं? यानी अब मैं कैपेबल हूं उसको यूज करने के लिए, बराबर कि नहीं? तो अब बताओ मुझे, सिंपल बात है, मुझे अगर भावेश को 10,000 रुपए देने, मेरे 2 लाख पड़े बैंक में, तो 10,000 रुपए का चेक मैं जब बना के दूंगा भावेश को, तो मैं कौन हुआ? ड्रॉवर। कौन हुआ मैं? बैंक कौन हुई? ड्रॉई। और भावेश कौन हुआ? पे, क्योंकि वो ड्यू डेट के दिन, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट को रिसीव करेगा अमाउंट, बराबर कि नहीं? अब सुनने वाली बात है, सर आपने ऐसा क्यों बोला कि ड्रॉवर में, पेई में भी थर्ड पार्टी और ड्रॉवर? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोग सेल्फ का चेक भी मार देते हैं, मारते हैं। जैसे करंट अकाउंट होल्डर को ना विड्रॉ करने का अलाउड नहीं है रिसिप्ट स्लिप बुक से। आपको बता दूं मैं, अगर इफ यू हैव करंट अकाउंट, सो आपको विड्रॉल स्लिप से विड्रॉल अलाउड नहीं है। आपको विड्रॉल मारना है तो आपको सेल्फ का चेक मारना, विड्रॉ करना पड़ता। हाँ, तो फिर बताओ, अब वो इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ फिर भी, तो बताओ वहां पे फिर पेई कौन हुआ? हम खुद हुए ना, जिसने बिल बनाया, जिसने इंस्ट्रूमेंट बनाया। तो दैट्स व्हाई पेई मे बी ड्रॉवर समटाइम्स एंड पेई मे बी थर्ड पार्टी जिसके नाम पे चेक बन रहा है। अब मेरे ख्याल से ये 2 इंस्ट्रूमेंट को क्लियर कर दिया होगा आपने। अब मैं बात करता हूँ अपने मुद्दे की, जो सबसे मेन है, जिसको हम यूज करेंगे यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं, सबसे हाईएस्ट मार्क्स लेके बैठा। पूछो क्यों? बाकी टॉपिक 12 के ऊपर है क्या? ये आपको 17 मार्क का आएगा। पूछो कैसे? सुनो, 17 है तो 15 मार्क तो मिलेंगे मेरे पक्का। पूछो कैसे? देखो, 10 मार्क की आपको अकाउंटिंग आती है, 4 मार्क का बकायदा बिल ड्राफ्टिंग आता है। बिल ड्राफ्ट करने पड़ते हैं, बिल बनाना ड्राफ्टिंग बोलते हैं उसके, यानी बिल कैसे बनता है वो भी आपको सिखाया जाएगा पहले कुछ दिनों में, अकाउंटिंग बाद में उसकी। और एक आधे मार्क का आपको एमसीक्यू आ जाता है उसके बाद से। तो आपको 15 मार्क टोटल इस टॉपिक में मिलके रहते हैं, चांसेस है उसकी।
समझा आपको क्लियर? इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए यहाँ पे एक दिन भी मिस करना नहीं। इंस्ट्रूमेंट है लॉ का है, तो इसमें लॉ के प्रोविजन चलते हैं। लेकिन अकाउंटिंग आप जब यहाँ पे मैं कराऊंगा ना आपको प्रैक्टिकली, आप कभी जिंदगी बनी बोलोगे ऐसा कराऊंगा, कोई चीज हटाऊंगा नहीं, यहाँ पे सब प्रैक्टिकली यहीं पे करेंगे हम, यहाँ पे ड्रॉवर ड्रॉइंग बनाएंगे, टेंशन मत लो। समझा आपको क्लियर? और मेरे सब क्वेश्चंस कस्टमाइज होते, कोई बुक से रेफर करता नहीं मैं, आपको पता है, और ऐसी कोई लेवल नहीं है जो बचती है। क्यों पूछो क्यों? क्योंकि हमको सब पता है ना क्या क्या बुक में दिया है, हमको बुक पढ़ने चलते नहीं, 10 साल से वही काम कर रहे हैं, तो हम पढ़ाते ये लेवल का, पेपर में यहाँ पे आता है, आप जाकर तो पूछ सकते हो हमारे सीनियर्स का, जो भी यहाँ से पढ़िए ना, तो आपको बताएंगे सर यहाँ तक पढ़ाते हैं, पेपर में यही आता है, यहाँ तक आते हैं बस। ठीक है क्लियर? तो हम टॉप टू बॉटम से पढ़ा देंगे, जो आना होगा आएगा, और वो रटाएंगे नहीं, क्योंकि वैरायटी कितना रटोगे, अकाउंट रटने वाला कंसेप्ट है क्या? नहीं, इसलिए। ठीक है, शुरू करें? हाँ, अब यहाँ पे ध्यान देंगे। चलो अब बात करते हैं थर्ड इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, चेक दिखता कैसे आपको तो पता ही है ना, इसके बारे में हमने बात किया हुआ है। चेक यहाँ पे डेट लिखते हैं, फिर यहाँ पे पे, यहाँ पे पर्सन का नाम आता है, यहाँ तो बेरर होता है, बेरर। देखो असली अभी तक चेक की डेफिनेशन हुई नहीं है, क्योंकि चेक डेफिनेशन बनाने वाले ने कंजूसी की हुई है। यहाँ पे एक नाम देकर बोलो क्या, तो बोल रहा पहले वो पढ़ो, फिर असल में समझना चेक क्या चीज है एक्चुअली। और इसलिए मैंने बोला इट्स इनकम्प्लीट कंसेप्ट, क्योंकि बेरर, ऑर्डर, सर्टन पर्सन, ये सब भी इस लैंग्वेज में आना चाहिए था एक्चुअली, क्योंकि ये बनता है ना। आप देखो डेफिनेशन इज यूनिवर्सल लैंग्वेज, उसमें तो इंक्लूड होना चाहिए था, तो उसने सब वो सब चीज कवर की हुई है एक्चुअली। हाँ, आप 2 मिनट ध्यान देखो, यहाँ पे हम पे करते हैं, उसका नाम आता है, यहाँ तो जब नाम नहीं देना तो ब्लैंक करते, कहते हैं अकाउंट के टाइप, चेक के टाइप्स पढ़ाए थे मैंने, ऑर्डर चेक, अकाउंट पेई चेक, बैरल चेक, स्टेट चेक, क्रॉस चेक, सब पढ़ाया था तुमको मैंने। इसका सेशन आपके पास 11th में है, आप एक बार वो रेफर कर देना। और मैं यहाँ पे 12th पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ये ऐसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सबके ये ट्रेनर्स 11th वालों ने ये पढ़ाया होगा डिटेल में। जब मैंने आपको जर्नल एंट्री का चेक टॉपिक शुरू किया था, चेक, तो उसमें पूरा डिटेल में डिस्क्राइब किया था, और तब भी वहां पे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जिक्र हुआ था, याद करोगे वहां तो। ठीक है, क्लियर? हाँ, अब यहाँ पे अगर हमने नाम नहीं लिया तो हमको बैरर को टिक करना पड़ता है ये, और बैरर टिक नहीं भी किया तो इम्प्लाइड क्या है ये? हाँ, कभी पर्सन का नाम नहीं देते हम, यहाँ पे अमाउंट देना पड़ता है। अब डॉलर नहीं चाहिए, यहाँ पे रुपीज चाहिए, अपन इंडियन है, और यहाँ पे भी रुपीज का साइन होता है। अब कैसा होता है, वो फॉर्मेट स्पेसिफिक जो मिलता है लगा देते हैं लोग, तो वैसे तो इंडियन चेक चाहिए हमको, और ये चेक नंबर होता है, मालूम है आपको? अब इसके पीछे भी कहानी है, क्या क्या नंबर इंडिकेट करते हैं, बहुत बड़ी कहानी है। तो उस चीज के ऊपर अपन जा रहे नहीं, अपन लॉ नहीं पढ़ रहे, अपन अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग एरिया में है, वो लॉ की एरिया में होता है। क्लियर? समझा आपको क्लियर? उसके लिए अगर जिसको जानना है उसको मेरे बिजनेस लॉ का कोर्स परचेज कर लो, पैसा खर्च करो, सब मिल जाएगा आपको, इतने में इतने मिलता है यहाँ पे। ठीक है क्लियर बेटा? हाँ, आगे बढ़ो। अब ये आपका अकाउंट नंबर होता है, और यहाँ पे आपको अमाउंट देना पड़ता है, और यहाँ पे साइन रहती है, क्या रहती है? साइन। किसकी? ड्रॉवर की। किसकी? अब अकाउंट होल्डर नहीं बोलना, किसको बोलोगे? ड्रॉवर। साइन बाय ड्रॉवर, ये हाँ, समझा क्या? ओके, अब यहां तक क्लियर पिक्चर? अब बात करते देखो, तुम जितना आवाज करोगे ना उतना मेरे को दया दृष्टि कम होगी मेरी, इसलिए शांति से बैठोगे ना तो मेरे को इच्छा लगी हाँ बेटा, लेकिन बातें करूंगा तो क्या होगा, फिर 50 मिनट, फिर 20 मिनट, ऐसा जहां से बातें शुरू होगी, एक मिनट भी देख लिया मैंने, वहां से फिर से वो नया शुरू होता है सिस्टम मेरे यहाँ से, अंदर में माइंड में। समझा आपको? बच्चा लोग जो खड़े पनिशमेंट के लिए, उनकी बात कर रहा था मैं। चलो ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो, अब यहां पे ध्यान दो, हाँ समझो। अब मैं तीसरा इंस्ट्रूमेंट आ रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर आपका टॉपिक है। पहले उलझी उलझी बातें करते हैं, फिर आपको मैं सुलझा के देता हूं। ये इनफॉर्मल बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा यूज होता था, आज इसको आउटडेटेड मिल गया है, यानी आज कोई यूज नहीं कर रहा है, कम यूज करते, क्योंकि क्या हो गया, हमारे एजुकेशन जो है ना वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं सिखा रहा है। इसलिए तो 4 मार्क के लिए वैसे भी हमें बिल का ड्राफ्टिंग करना ही है। क्या करना है? अरे बोलो नालायको, ड्राफ्टिंग क्या होता? हाँ, आपको 4 मार्क का बोर्ड में, महाराष्ट्र बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में 4 या 5 मार्क का बिल आता था, 5 मार्क का एक बिल बनाओ, 5 मार्क टाइट। तो वो बिल का जो ड्राफ्टिंग सिखाएंगे ना, तो मैं आपको वो तो सिखाऊंगा मैन्युअली यहाँ पे एज ए एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू, और प्रैक्टिकली वो कैसे बिल बनता है जो आप बिजनेस में यूज कर पाओ वो भी सिखा दूंगा मैं आपको।
ठीक है, तो आप फिर आज के बाद सिर्फ चेक चेक नहीं बोलना, बिल सफिशिएंट भी कोई चीज है उसको भी यूज करना, वो भी उतना ही पावर वाला है जितना चेक है, समझा। और उसके लिए कोई ऑर्डिनरी कोई बॉन्ड वॉन्ड चाहिए नहीं, कुछ भी नहीं। आप बोलोगे शाब्दिक आकाश में भी बिल सफिशिएंट बनता है, वो कैसे बनता है आगे के सेशन में आएगा, तो टिके रहो, देखिए नहीं प्रेजेंट रहो, समझा। हाँ आगे बढ़ू, चलो अब मैं उलझी बातें करता हूं पहले, फिर उसको सुलझा करता हूं। व्हाट इज बिल सफिशिएंट, तो एक्ट क्या डेफिनेशन बोले सुनो। अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, अ बिल सफिशिएंट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। तो भैया तीनों इंस्ट्रूमेंट राइटिंग में चाहिए, क्योंकि लॉ कभी वर्बल पे रिलायबल नहीं होता है, हमेशा राइटिंग चाहिए डॉक्यूमेंट। क्या चाहिए, कंटेनिंग, जिसके अंदर कंटेंट से उसके टर्म्स, कंटेनिंग यानी जिससे मिलके बनता है, जो चीजों से मिलके बनता है उसको बोलते हैं कंटेनिंग, बराबर कि नहीं। कंटेनिंग अनकंडीशनल ऑर्डर, देखो प्रॉमिसरी नोट क्या था, वो अंडरटेकिंग था, क्या था वो, ये अनकंडीशनल ऑर्डर है। साइन बाय मेकर, अब यहां पे एक साइन लगती, यहां पे दो लोगों की साइन लगती है, लेकिन एक साइन, एक को जो साइन जो बनाता है उसको साइन बोलते हैं, लेकिन जो दूसरी पार्टी है उसको एक्सेप्टेंस बोलते हैं। आपने समझा नहीं है सर, मैंने क्या बोला, पहले मैं उलझी बात करूंगा फिर सुलझा के, आज यहां जाओगे बिल्स का क्वेश्चन समझ जाएगा, ये गारंटी मेरी, क्लियर पिक्चर। हाँ, साइन बाय मेकर डायरेक्टिंग, डायरेक्ट यानी क्या, दर्शाना, यहां पे डायरेक्टिंग मतलब दर्शाना, इंडिकेट करना, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, किसके लिए बन रहा है, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी कभी पेई फिक्स हो जाता है, पेई यानी कौन, मैंने आपको बताया तीनों कंडीशन में, देखो यहां पे भी तीन ही पार्टी है, ड्रॉवर ड्रॉई पेई, तीनों में तीन पार्टीज कौन कौन रहेगी वो भी बता रहा हूं, समझो। सर्टन पर्सन टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी, जिस तरीके से दोनों इंस्ट्रूमेंट की अमाउंट पहले ही तय हो जाती है, वैसे ही यहां पे भी ये इंस्ट्रूमेंट कितने का बनेगा, वो अमाउंट पहले ही तय हो जाती है। only to or to the order of the certain person or to a bearer instrument। अब सर ये समझा नहीं, मैं अभी उसको सुलझाने की थोड़ी कोशिश करता हूं, एट लास्ट पूरा सुलझ जाएगा जब मैं एग्जाम्पल दूंगा तो, और फिर मैं जब डेफिनेशन करूंगा तो आपको एक एक वर्ड समझेगा उस चीज की। देखो सर, ये थोड़ा स्टार्टिंग के सेशन आपको बोर मारते हैं, लेकिन ये जरूरी है एक्चुअली। देखो अकाउंटिंग करने में तुमको इंटरेस्ट आता है, समझना जरूरी है। आ रहा क्या समझ में तुमको, देखो क्या कर रहा है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर हम कंटेन लिखते हैं, क्या कंटेन है अनकंडीशनल ऑर्डर, यानी क्या ये इंस्ट्रूमेंट में कोई तुम्हारा ऑर्डर चलता नहीं, अनकंडीशनल है, क्या ये अनकंडीशनल ऑर्डर है। ऑर्डर यानी क्या, भाई मैं जो बोल रहा हूं तेरी ऊपर से शर्त चलेगी नहीं, बस जो मैंने बोल दिया बस खत्म। अब से ऐसा क्यों, सुनो बता रहा हूं मैं। प्रॉमिसरी नोट में क्या था, प्रॉमिसरी नोट में जो लोन ले रहा था बेचारा वो बनाना था, यहां पे उल्टा है, यहां जो लोन देगा ना वो बनाएगा अपने सेफ्टी के लिए, रखेगा भी अपने पास लेकिन बनाएगा भी वो, नहीं समझा। इसलिए अब जो मैं देने वाला हूं तो देने वाला हूं तो भैया ऐसा रहता, और लेने वाला ऐसा रहता। अरे सिंपल है ना, तुम उधारी दे रहे हो तो मैं ऐसे ऐसे सीना मारूंगा यार, उधारी दे रहा भैया मैं, या लोन दे रहा मैं, और जो लेने वाला होता तो भाई दे काम है, समझे तुमको। इसलिए वो अंडरटेकिंग है, ये ऑर्डर है, क्या ये कि मैंने जो शर्तें लिखी है इसके अंदर, अब उसमें तेरी शर्त चलेगी नहीं कुछ भी, जो मैंने बोल दिया खत्म वहीं पे, क्योंकि मैं भैया लोन देने वाला हूं। कौन हूं मैं लोन देने वालों में से हूं, उधारी देने वाला हूं मैं भैया, और मैं वो इंस्ट्रूमेंट बना रहा हूं। इसलिए ये मेकर जो है ना, मेकर यहाँ पे अनकंडीशनल ऑर्डर लगा देता है। अब अनकंडीशनल ऑर्डर क्या होता है आपको, जो मैंने इसमें लिखा हुआ है वो, उसमें ऊपर से तेरी कुछ शर्त लिखी भैया तू लेने वाला है, तू अकड़ के मत चल, ऐसा समझा आपको क्लियर। साइन बाय द मेकर, अब मेकर ने कौन, जो ये इंस्ट्रूमेंट बना रहा है, और जो पर्सन लोन दे रहा है ना, यहाँ पे दे रहा है ना, उस पर्सन को अपन यहाँ पे ड्रॉवर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्रॉवर। अ पर्सन हु गिव्स द लोन, हु गिव्स द क्रेडिट और हु मेक द बिल इज नोन एज ड्रॉवर। समझा कुछ तुमको यहाँ पे, अ पर्सन हु ड्रॉ द बिल इज ड्रॉवर, ही इज द क्रेडिटर, कौन है वो, और ही इज अ सेलर हियर।
अरे आ रहा क्या समझ में? देखो इधर ध्यान दो, सिंपल समझने वाली बात है। देखो यहाँ पे भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी में भी दोनों इंस्ट्रूमेंट की तरफ कितनी पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट है बताओ बच्चा लोग? 3, याद रहेगा? ओके वेरी गुड बच्चा। एक मिनट पहले मिटने दो उसको, मिट जा रहे भाई, ये ऐसे इंसल्ट मत कराया। ए ओरिजिनल माले रे, विदेश से लाया है बना के सब कुछ, मतलब फॉरेन से। तुम्हारी सोच वहीं से जाती बेटा, वेरी गुड, डोंट वरी, समझ गया मैं तुम्हारी सोच का, टेंशन मत लेने का। इधर देखो, हाँ देखो सर, अब कौन कौन से पार्टी को कहां कहां लिखा हुआ है डेफिनेशन में, मैं आपको वो डिफाइन कर रहा हूं, मेरा काम अभी वो है। एक मिनट, देखो बच्चा लोग, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है, ये आपको एमसीक्यू में आएगा। नंबर ऑफ पार्टीज इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज कितना आएगा? नंबर ऑफ पार्टीज 3। अब यहां पे हु इज ड्रॉवर? अ पर्सन हु ड्रॉ अ बिल, अ पर्सन हु ड्रॉ द बिल इज नोन एज ड्रॉवर। मैं बोल रहा हूं जो, जरूर नहीं लिख के दूं, तुम लिखो, मेरा सत्संग सुनने नहीं आया यहां पे। A person who draw the bill is known as drawer, and here the drawer is a creditor or seller, यानी लोन देने वाला। अरे ऊपर हमने देखा ना, लोन देने वाला कौन होता है? क्रेडिटर। हमने नहीं पढ़ा ऊपर? ये रहा ना, ये देखो ना, ये लोन दे रहा है, दिख रहा है बच्चा लोग? तो ये क्रेडिटर हुआ, कौन हुआ? और जो लोन लेता है उसको डेटर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा केस है, यहाँ पे लोन देने वाले को ड्रॉवर बोल रहे हैं, और प्रॉमिसरी नोट में क्या था? जो लोन ले रहा है वो ड्रॉवर है, क्योंकि वो खुद बनाता है और इसलिए रिक्वेस्ट करता है उसके अंदर, उसमें अगाऊपन चलती नहीं, यहाँ अगाऊपन चलती पूरी। पूछो क्यों? क्योंकि भैया हम लोन दे रहे हैं तुमको, मजाक है क्या? तो हमारे यहाँ पे ऑर्डर चलेगा भाऊ, क्या चलेगा? हाँ, तो ड्रॉवर इज अ पर्सन, ही इज अ क्रेडिटर, कौन है? और सेलर, यानी इन शॉर्ट जो उधारी दे रहा है, जो लोन दे रहा है, वो खुद ये इंस्ट्रूमेंट बनाएगा सेफ्टी के लिए, और उसने रखेगा कौन? अपने पास भी रख सकता है वो। समझा आपको? हु इज ड्रॉइंग? अ पर्सन टू हुम द बिल वॉज ड्रॉन, फॉर हुम द बिल वॉज ड्रॉन, ऐसे लिखा मिलेगा। अ पर्सन टू हुम द बिल वॉज ड्रॉन, यानी क्या? जिस पर्सन के लिए बिल बन रहा, जिस पर्सन के लिए बिल बन रहा है वो ड्रॉई। यहां पे कौन हुआ? वो ये तीनों पार्टीज का समावेश है, याद रखना ये। अब इसमें 2 बातें मैं स्टेटमेंट दूंगा ड्रॉई के लिए। पहला, हियर द ड्रॉई इज बायर और डेटर, यानी इन शॉर्ट जो लोन ले रहा है, और हियर द ड्रॉई इज ऑलवेज अ सर्टन पर्सन। नहीं समझा? अरे सिंपल है, जिसके लिए इंस्ट्रूमेंट रहा है वो सर्टन होगा ना। अरे भाई लोन लेने वाला जो होगा वो सर्टन होगा ना, नहीं तो घुमाने वाले काम हो जाएंगे ना। अरे लोन लेगा कोई, वो बोलेगा ये देगा पे, तो मैं बोलूंगा भैया मैं और जानता नहीं हूं, तू देगा मेरे को पैसे, तू लेना मुझसे पैसे, तो मेरी ड्रॉई तू ही और सर्टन है, मैं उसको जानता नहीं, मैं तेरे से लूंगा पैसे, सही कि नहीं? तो ड्रॉई मस्ट बी सर्टन, क्या होना चाहिए? बाकी कोई हो नो, ड्रॉई मस्ट बी सर्टन तीनों केसेस में। अरे आ रहा समझ में? एंड द पे हु इज पे? पे मीन्स अ पर्सन हु रिसीव द मनी ऑन ड्यू डेट, who receive the money of instrument, who receive the money of bills of exchange on due date is known as payee. And मजे की बात क्या है? payee may be drawer or may be third party, because it's a negotiable instrument, transferable property, that's why payee may be changed. आपको समझ में आ रहा है क्या न्यू बॉय? है ना? अरे तुम सबको समझ में आया क्या बोला मैंने? देखो सिंपल बात कर रहा हूं। सपोज क्या हुआ, सपोज मेरे पास विक्रम आया और विक्रम बोलता कि विक्रम मैं होलसेलर हूं और ये रिटेलर है। अब देखो जब मैं ये सब पढ़ा के स्टोरी बना के डेफिनेशन, तब आपको और अच्छे से समझेगा। ध्यान दो।
अब बिल कैसे बनता है प्रैक्टिकली मैं आपको कल वो भी बताने वाला हूँ। वैसे आज ही था लेकिन मेरे पास रेवेन्यू सिस्टम खत्म हो गया यार, नहीं तो मेरा आज का सेशन हो जाता था उसमें कल। हाँ लेकिन ये समझा तो तू है ना, पिक्चर समझ लो। कल आते से ही पहले बिल यहाँ ड्राफ्ट करेंगे, रियल वाला ओरिजिनल बिल। आधार वो पैन कार्ड वाला कौन है ग्राहक यहाँ पे? कल पैन कार्ड लेके ना भाऊ, सिखा भी दूंगा तुम फिर, है ना। हाँ आ जाओ, चलो अब बातें की तो उठाऊंगा। देखो सर चलो, अब सपोज क्या हुआ, विक्रम रिटेलर है, मैं होलसेलर हूं। कोरोना वाली स्थिति थी, कोरोना खत्म हुआ, अभी अभी बिजनेस थोड़ा स्टेबल हुआ सपोज मान के चलो। अब अब क्या हुआ, विक्रम आया बोलता कि भैया वो लिस्ट आई है यादी जल्दी दो, बहुत दिनों बाद दुकान शुरू हुए। तो मैंने बोला विक्रम देख भाई, मेरा कोरोना में बहुत पैसे डूबा उधारी का, और उधारी देनी पड़ती मैं समझता, लेकिन अब मैंने लीगल वाली उधारी ना शुरू कर दी, इलीगल वाली चाहिए नहीं। अब ये बोला लीगल वाली क्या सर? मैंने देख भाई मैं तेरे को उधारी देने रेडी हूं, सबसे पहले बता तेरे को डेट बतानी पड़ेगी कितनी। सुनो मैं इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता रहा हूं, समझ लो उसकी बात ना। विक्रम उधारी लेने आया मुझसे, मैं कौन हूं? मिस्टर ए होलसेलर। कौन हूं मैं? अब होलसेलर से रिटेलर मान लेता ना, तो विक्रम जो है वो कौन हुआ? वो रिटेलर हुआ। कौन हुआ वो? एक मिनट, होलसेलर मिस्टर ए यानी मैं, और रिटेलर विक्रम। अब विक्रम आया और बोलता सर काफी दिनों बाद छूट मिली आज, तो अभी तो कमाएंगे, कमाने का ही अभी दिन है अभी, तो फटाफट ये माल दो तो बेच के मैं आपको कमाऊं। तुम्हारा नकदी में ले रहा है उधारी में? पर सर नकदी में चलता क्या, कमाऊंगा ना, अभी अभी तो दुकान खुला नया नया, मतलब कोरोना के बाद सब, तो अभी सर कमाऊंगा, आप 1 महीना का दो साइड, 1 महीने बाद यही माल बेचकर आपको पैसे दूंगा ना। देख भाई मेरे को उधारी देने में कुछ नहीं, लेकिन कोरोना में नुकसान हुआ मेरा बहुत। नुकसान के बाद देखो लोगों की बहुत दुबट गया खाते। बिजनेस में सबसे लॉस क्या हुआ कि जो उधारी थी वो वापस रिकवरी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे। अगर वो टाइम पे इंस्ट्रूमेंट होते थे ये वाले साइन किए हुए हमारे, तो आज भी हम उनसे लायबल लेने के लिए। भला समझ में आ रहा है तुमको? वो क्या हुआ, बिजनेस थोड़ा इनफॉर्मल चलता है ना, ट्रस्ट पे, तो इसलिए हम ये इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करते क्योंकि हमको आता नहीं है। नहीं तो आप देखो घर के कागज, लोकल कागज पे भी ये इंस्ट्रूमेंट बनता है, मैं कल आपको सिखाऊंगा बकायदा। और कल के बाद आप लिटरली चेक से तरफ प्रेफर ये करोगे, क्योंकि चेक से सस्ता ये पड़ता इंस्ट्रूमेंट। चेक 3 रुपए का पड़ता ना, ये 1 रुपए में 10,000 का बनता। अब वो कैसे सीखना है ना कल, वो सिखाऊंगा, ठीक है। यानी आज के बाद ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया ना, आप बेहिचक होके आप पेमेंट ले सकते हो, और लॉ में इसको अप्रूवल है। क्या है? क्योंकि हम सरकार को पैसा दे रहे हैं। कैसे दे रहे? उनका स्टैम्प खरीद कर, रेवेन्यू स्टैम्प बोलते हैं। देखो इधर बच्चा लोग सुनो, तो हुआ क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे विक्रम आया और बोला मेरे को उधारी में माल दो। मैंने ठीक है रेडी हूं मैं देने के लिए, कोई बात नहीं है। तो विक्रम ने बोला सर लेकिन पेमेंट 1 महीने बाद करूंगा। मैंने ठीक है रेडी हूं मैं सबके, लेकिन देखो एक कागज का टुकड़ा साइन करना पड़ेगा। और मैंने अपने अकाउंटेंट को बोला, अकाउंटेंट कौन था? सपोज गोपाल था। कितने की उधारी चाहिए? मैंने आधी निकाल, माल निकाल, बाद में देखते हैं। तो उसका 40,000 रुपए का माल हो गया, और 1 महीने की साइट चाहिए उसको। तो मैंने क्या किया, मैंने कागज का टुकड़ा लिया और उस पर लिखा मैंने 1 month आफ्टर ड्यू डेट पेड टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ ₹40,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। अपना नाम ऊपर लिखा, उसका नाम लिखा बकायदा विक्रम का। और मैंने बोला ये कागज के टुकड़े को ला गोपाल। लाया उसने, मैंने पढ़ा, मैंने साइन मारी उधर, क्योंकि मेरी साइन जो बनाने वाले की साइन है उसकी भी लगती है। और मैंने उसको बोला इधर आ विक्रम, बोला ये क्या है कागज? बोला ये एविडेंस है। क्या ये? बकायदा उस पर रेवेन्यू स्टैम्प्स लगे हुए थे। वो कैसे बनता है कल पूरा अच्छे से बताऊंगा उसको। और उसको बोला मैंने साइन कर। विक्रम ने मुझे बोला सर ये क्या है? मैंने साइन कर, यहाँ पे लिख एक्सेप्टेड। क्या लिखा? बोला पहले के ऊपर ऐसे ऐसे लिख कॉलम में एक्सेप्टेड, और नीचे अपनी साइन मार ओरिजिनल वाली। ओरिजिनल बोलते उसका पेन कार्ड सामने रखना, और साइन मारा ओरिजिनल वाली, और ओरिजिनल वाली साइन मार के यहाँ पे सपोज विक्रम ने मार दिया साइन उसने। और साइन मारने के बाद मिला दे ये कागज दे, तो कागज देने के बाद न जा, उसका लाल डायरी में नाम लिख दिया कि 1 महीने बाद 40,000 आएंगे। अब ये जो कागज टुकड़ा है ये इंस्ट्रूमेंट बन गया। क्या बन गया?
कल फेयर वाला कराऊंगा अच्छे से, डोंट वरी, मैं बकायदा कैमरे में भी दिखाऊंगा, कल का सेशन मिस नहीं करना बस। ए रुको रे बाबा, हुआ तो है ना अभी तक। अब क्या हुआ, अब ये पैसे अभी विक्रम कहीं भी दुनिया के कोई भी कोने में गया, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, कश्मीर टू कन्याकुमारी में वो कहीं भी गया, कहीं पे भी गया अगर वो, सुनो मेरी बात, अब इसका पैसा डूब सकता नहीं है मेरा, यानी इन शॉर्ट ये 40,000 रुपए का नोट बन गया मेरा। अब ये 40,000 रुपए एक महीने बाद मुझे मिल के ही रहेंगे। ये अलग बात है कि मैं इसको हवाले कर सकता हूं, लेकिन ये अब क्या हुआ, ये इंस्ट्रूमेंट अब एक महीने बाद मुझे पैसा मिलेगा। अब क्या हुआ, जैसे ही एक महीना हो जाएगा, अब ये की ड्रॉबैक है इसकी 3 दिन ग्रेस पीरियड देने पड़ते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट की ड्रॉबैक है, यानी 3 दिन रुकना पड़ता है, यानी 1 महीना और 3 दिन बाद मैं विक्रम के पास जाऊंगा वसूली करने। विक्रम को जैसे ही मैंने इंस्ट्रूमेंट दिया उसको पैसे देने ही पड़ते, नहीं दिए तो पुलिस केस, क्या होंगी, उसको पता है भाऊ ये थोड़ा खतरनाक काम हो गया अभी। तो 1 महीना 3 दिन रुककर जैसे ही मैं गया उसके पास, वो इंस्ट्रूमेंट दूंगा और वो इंस्ट्रूमेंट ले लेगा मुझसे, मुझे पैसा देगा। इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब बताओ इसमें 3 पार्टी कैसे, सुनो, मैंने बिल बनाया, मैंने इंस्ट्रूमेंट बनाया, ये इंस्ट्रूमेंट, और मैंने उस साइन मारी और उससे एक्सचेंज लिया, तो मैं कौन हुआ, ड्रॉवर, कौन हुआ मैं, विक्रम कौन है, ड्रॉई। और यहाँ पे पहली केस में पेई में बनाऊं, पूछो क्यों, क्योंकि मैंने इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट किया और मैंने इसका पैसा लिया, तो हु इज अ पेई में भी थर्ड पार्टी और में भी ड्रॉवर। आप लोगों का ड्रॉवर बनाना पेई, आप थर्ड पार्टी कैसे, तो इज ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये किसी को हम हवाला भी कर सकते हैं। तो वो अब जब हवाला कर दिया, मैंने हवाला करने क्या होता है कि मेरे को उसको देना होगा पैसे, इससे लेना होगा, मैं बोलूंगा एक काम कर थर्ड पार्टी ये ले, तू इससे पैसे ले लेना 1 महीने बाद, यानी मेरा लोचा खत्म। तो ये हवाले को हम हवाला कर दिया, जैसे मैंने, वो हवाला होता है क्योंकि देने से ही ये ट्रांसफर होता है ओनरशिप, तब ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। समझा रहा पूरी यार, समझा रहा क्या, सुनो मेरी बात, सुनो समझो उस चीज को, डेफिनेशन बहुत जरूरी है और एक एक वर्ड समझना जरूरी है उसका, और पिक्चर खत्म नहीं हुई है, देखो जरा। तो बताओ ड्यू डेट के दिन जो मैंने थर्ड पार्टी को दे दिया कि उससे पैसे लेना, विक्रम से मेरा कस्टमर है, तू मेरा सप्लायर है, ये ले पैसे लेना उससे, तो बताओ हु विल बी द पेई, द थर्ड पार्टी। तो दैट्स व्हाई पेई मे बी ड्रॉवर और मे बी, तो पेई का एग्जैक्ट मीनिंग क्या बनेगा, अ पर्सन हु प्रेजेंट द इंस्ट्रूमेंट and receive the amount on due date, that person is called as payee, and payee may be drawer or may be third party because it's a negotiable instrument, that's why it may be third party, that's why। अब सुनो, अब यहाँ पे डेफिनेशन में सर्टन पेई भी होता है और कभी पेई सर्टन होता भी नहीं। अब इसका 2 केसेस में बताऊंगा आपको, देखो मैं आज के बाद डेफिनेशन पे वर्क नहीं करूंगा, मैं उलझी बातें सब सुलझा के दे रहा हूं। अब मैंने बताया यहाँ ये केसेस में कहां तक सुलझाया, देखो सुनो, अब मैं इसमें नाम लिख के दे रहा हूं बकायदा। अब बिल्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग में है कंटेनिंग अनकंडीशनल ऑर्डर, मैंने ऑर्डर लिखा उसके अंदर 31 महीना बाद मुझे या मैं जिसको कहूं उसे 40,000 रुपए दे देना, ये ऑर्डर है मेरा, क्या ये, क्योंकि मैं लोन देने वाला हूं, मैं उधारी देने वालों में से हूं, लेने वालों में से नहीं हूं। यहां पर क्लियर है, साइन बाय द मेकर, मेरी साइन मारी मैंने यहां पे बकायदा, डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन, देखो यहां पे मेकर जो है ये ड्रॉवर है, कौन है, और डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन, किसके लिए बिल बनाए, ड्रॉई के लिए। तो यहां पे वो सर्टन पर्सन का जो नाम है वो ड्रॉई के बारे में बता रहा है सामने वाला, क्योंकि ये बिल किसी पर्सन के लिए बना हुआ है। अब बताओ ये मैंने बिल किसके लिए बनाया, ये बिल वो बिल नहीं है जो दुकान का बनाते हो, वो इनवॉइस बोलते हो उसको, अकाउंटिंग में क्या बोलते हो उसको, ये बिल अलग है, याद रखना, नहीं तो वो बिल लेके आऊंगे कल इनवॉइस ना, वो इनवॉइस बोलते क्या उसको हम, हाँ ये बिल अलग है। अरे आ रहा क्या समझ कुछ तुमको, हाँ नहीं तो बोलोगे दुकान का जो बिल बनता है वो क्या आता है, वो इनवॉइस नंबर बोलते हैं उसको, इनवॉइस बिल बोलते हैं उसको, ये बिल अलग है, ये इंस्ट्रूमेंट, ये ट्रेड बिल है, क्या ये ट्रेड बिल। सुनो सबके नाम याद रखना, मैं एक ही चीज एक ही में बोलता हूँ। अब जैसे ही मैंने ये बिल
विक्रम के लिए बनाया, तो विक्रम में भी विक्रम इज ए सर्टेन पर्सन, कौन हो गया, और वो सर्टेन पर्सन डेफिनेशन यहाँ पे ड्रॉई की बात कर रहे हैं। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, मनी फिक्स है, टू ऑर्डर ऑफ द सर्टेन पर्सन और टू द बेयर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब ये सबसे मेन बात होती है, ये वाला लाइन मेरे को पढ़ाना बाकी है। बस सुनो क्या होता है, केसेस बताऊंगा, समझो। पहले बताओ यहां तक के समझ में आ गया। सुनो, कभी कभी क्या होता है, बिल मैंने क्या लिखा, मैंने इसमें अंग्रेजी में लिखा 1 मंथ क्यों लिखा, क्योंकि 1 मंथ की उधारी चाहिए उसको, इसलिए। और ये बिल 1 साल के अंदर का होता है। क्या होता है, तीनों इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट टर्म लोन इंस्ट्रूमेंट है, ये यानी 1 साल के अंदर का लोन आप इसमें दे सकते हो। 1 साल के अंदर यानी 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, कितने भी, लेकिन 1 साल के अंदर। 1 साल के ऊपर का लोन इससे चलेगा नहीं, ये इंस्ट्रूमेंट काम में नहीं आएंगे, फिर लॉ उसको अप्रूवल करेगा नहीं। सुनो, ए इधर देख रहे भाई, फिर बाद में समझेगा नहीं मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, मैं लंबे लंबे सेशन खींच रहा ना, उसका रीजन है ये डेफिनेशन में हमारी पूरी जान चलाती है। देखो इधर, अब समझने वाली बात है, देखो सिंपल फंडा है, सिंपल फंडा। कभी कभी क्या होता है, जब ड्रॉई मेरे पास उधारी लेने आता है ना, उसी वक्त मेरे को याद आता है कि अरे हाँ यार, ये सपोज ये लेता हूँ शेगांव में, कहता होगा मैं अकोला में, ये आया घड़ी मेरे पास, वो बोलता भाऊ माल दो, 40,000 का माल फिक्स हुआ, 1 महीने के बाद पेमेंट करेगा, ये फिक्स हुआ। लेकिन उसमें क्या हुआ, शेगांव के आगे एक गांव है जहां पे मेरा सप्लायर है, यानी मैन्युफैक्चरर, मैं आगे होलसेलर हूं, तो मेरा सप्लायर कौन होगा। जैसे ही बिल बन रहा था, गोपाल बिल बना रहा था कि 1 मंथ आफ्टर ड्यू डेट पे टू, मैंने रुक जा गोपाल, रुक जा, क्यों सर, मैंने लिख मत, रुक, फालतू कागज गवाएंगा मेरा 30 पैसे का। बोलो सर, मैंने देखी कहा, सुन, विक्रम से मुझे 40,000 लेने हैं, ठीक है, 40 लेना है, लेकिन विक्रम के गांव के आगे ही, यानी शहर शेगांव के आगे ही एक गांव है, सपोज कौन सा गांव होता है शेगांव आगे, पातुर, पकड़ा ना, उधर ही था ना, नहीं तो रॉन्ग करा देगा, बालापुर में, हाँ शेगांव के आगे कौन सा, ओ भाई, ठीक है, सपोज जलगांव में, अरे तो शेगांव के बीच में आता ना भाई, जान दो, भूसावल आता, बस रे बाबा, बस अभी शहर के ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे, खड़ा करूंगी एक तुमको, फिर डेमो समझूंगा तुमको, हाँ अपनी वाली पे आने में मजबूर करो मेरे को। सुनो सर, अब जैसे ही यहां पे क्या हुआ, खैर है मोहित, खैर है, बेवजह हंसने को इंसान बोलते हैं, और उसको हिंदी में बोलते पागल ना, और एक नाम होता है सेंसलेस, नॉनसेंस, ऐसे बोलते हैं। चलो खड़ा कर उसको भी, फिर देखो इधर, अब यहां पे क्या हुआ, मुझे भूसावल शेगांव के बाद आता है, तो भूसावल में मुझे सप्लायर है जिससे मैं माल लेता हूं, यानी मेरा मैन्युफैक्चरर भूसावल में फैक्ट्री है उसकी, तो मुझे वो है भावेश, कौन है। अब भावेश का मैंने देखा बिल निकाला, तो उसका मैंने भावेश का बिल देखा, 40,000 का बिल है उसका, कितना है, 40 का बिल है। तो मेरे को लगा यार 40 का बिल है, 1 महीने 1.5 महीने बाद पेमेंट करना ही है उसको, और इससे अपने को 1 महीने पेमेंट लेना ही है। तो मैंने भावेश को बोल गया, भावेश, मतलब बोलो सर, मतलब वो 40 का अपना हिसाब है ना, हाँ वो 40 का हिसाब जो है, एक काम कर, तू अकोला मत आ, तेरे को बहुत दूर पड़ेगा, मैं शेगांव में मेरा कस्टमर है, उसको मेरे को लेना है 40,000 रुपया, तो एक काम कर, तू उससे ले लेना, है ना, अपना फिटनेस, काम खत्म। तो मैं उस बिल में, अब भावेश मान का बोला अच्छा है सर, आपने तो मेरा काम आसान दिया, क्योंकि मैं अकोला आऊँ तो दूर से, शेगांव उसके नजदीक पड़ता ना, बराबर कि नहीं, शेगांव बीच में आता है उसको शेगांव जाना पड़ेगा सिर्फ, और मैं ये बिल उसको पोस्ट के थ्रू भेज दूंगा। तो मैंने बोला गोपाल एक काम कर, लिख इसके अंदर 31 मंथ आफ्टर ड्यू डेट पे टू भावेश ग्वालानी भूसावल, लिखना पड़ता शहर का नाम भी, या फर्म का नेम ब्रैकेट में उसके,
और हिज ऑर्डर, यानी अब वो जिसको कहे उसको, वो जिसको कहे उसको, द सम ऑफ रुपीज 40,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव, यानी क्या 40 दिन बाद 1 महीने बाद भावेश ग्वालानी भूसावल वो उसको, या तो वो जिसको कहे उसको 40,000 रुपए दे देना, ऐसा इंग्लिश में लिखा हमने उसको। तो बताओ यहां पे क्या हुआ, बिल बनने के पहले ही पेई सर्टन हो गया, क्या हो गया? इसलिए देखो यहां लिखा हुआ है टू ऑर्डर अ सर्टन पर्सन, यहां पे पेई की बात हो रही है। कभी कभी बिल बनने के पहले ही पेई सर्टन होता है और कभी पेई सर्टन होता नहीं है, तो हम उसको बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। यानी अगर मैं लिखता था यहाँ पे 1 month आफ्टर ड्यू डेट पे टू मी और माई ऑर्डर, तो बन गया बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी मैं जिसको कहूं, यानी ऐसा इंस्ट्रूमेंट में किसको भी हवाला कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं लिख दिया 1 month आफ्टर ड्यू डेट पे टू भावेश ग्वालानी, तो अब वो पे कौन हो गया? सर्टन हो गया। इसलिए देखो दोनों में से और लिखा हुआ है, और यानी क्या? दोनों में से कोई भी एक कंडीशन। अब भावेश ग्वालानी भी चाहे तो किसी और को भी वो ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि और हिज ऑर्डर लिखा हुआ है। और हिज ऑर्डर यानी मैंने भावेश को वहां पे अटका नहीं दिया। अगर भावेश को किसी को हवाला करना है, जैसे भावेश को सप्लाई कोई भूसावल का इसका शिकागो का होगा, तो वो उसको भेज देगा, ये ले लेना, काम खत्म। यानी सबका व्यवहार अपने आप कितनी बार ये बिल नंबर ऑफ टाइम ट्रांसफर होता है, इसलिए और इज ऑर्डर लिखते हैं। अरे आ रहा समझ में? इसलिए देखो बिल दो, इसमें दोनों में लैंग्वेज दी है, लैंग्वेज इसमें लिखा हुआ है, ये लास्ट वाला देखो, टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, यानी कभी कभी पर्सन पहले ही बिल बनने के पहले ही पे ही हम फिक्स कर देते हवाला कर दिया, या कभी हवाला बिल बनने के पहले नहीं हुआ, बाद में याद आया, क्या आया? तो बाद में भी याद आया तो भी हम कर सकते, क्योंकि हमने लिखा हुआ है और माय ऑर्डर यानी बेरर। समझा क्या आपको? क्लियर? ये पिक्चर में बहुत कुछ समझ में आ गया होगा तुमको डेफिनेशन में। तो अब बिल बनता कैसे है उसको अगर देख झलक तो ये ऐसा बनता है बिल कुछ तो भी। ये 5 मार्क का बिल बनता है जो आपको बनाना है। अब देखो यहाँ पे कौन किसका नाम है, मैं कल इसको बनाना सिखाऊंगा वैसे भी, लेकिन एक शॉर्टली एक लास्ट कंक्लूजन मैं आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले ऊपर अपन लिखते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये रेवेन्यू स्टैंप है। क्या होता है रेवेन्यू स्टैंप? कल दिखाऊंगा। यहाँ पे अमाउंट लिखनी पड़ती बिल की, कितने की बन रही उधारी। जैसे अभी मैंने विक्रम वाले केस में कितने की उधारी दी? 40। ये मेरा नाम यहाँ पे आता है सिटी के साथ, यानी ड्रॉवर का नाम आता है यहाँ पे पूरा। और आज जिस दिन बिल बना उस दिन की डेट आती है। यहाँ पे वो लिखना पड़ता है, क्या लिखना पड़ता है? वो मैटर जो मैं आपको बार बार इंग्लिश से बोल रहा था, तो लिखा हुआ है 3 months आफ्टर डेट पे टू। अब यहाँ पे आर जो है ना, आर ये पे ही है। कौन है ये? जिसके नाम पे हम बिल हवाला कर दे रहे हैं। कभी कभी बिल हवाला नहीं होता तो यहाँ पे लिखेंगे पे टू मी और माई ऑर्डर। बिल 2 टाइप बनते हैं, एक फॉर्मेट में पे ही सर्टन होगा और एक फॉर्मेट में पे ही सर्टन नहीं होगा, वो बाद में भी हवाला होता फिर, क्योंकि लिखा हुआ है मी और माई ऑर्डर। यानी मैं जिसको कहूँ ड्रॉवर जिसको कहे उसको, या तो वो जिसको इन शॉर्ट जो बिल लेके आए उसको पैसे देना। भाई सिंपल बात है। ड्रॉई के लिए ऑर्डर है क्या ये कि ड्रॉई जो बिल लेके आएंगे तेरे पास पूछना नहीं कौन है, चुपचाप बिल लेना, इंस्ट्रूमेंट लेना और पैसे उधारी अपनी चुका देना, खत्म विषय। ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, कौन है क्या हो भाई, कुछ नहीं। समझा क्या आपको? क्लियर? यहाँ पे सर्टन सम ऑफ रुपीज 1,50,000 ओनली फॉर द वैल्यू। और यहाँ पे जब तक कि ये ड्रॉई का एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा है तब तक ये कागज टुकड़ा ये जरूरी है, तो एक्सेप्ट करके नीचे साइन मारता है अपनी, और साइन मारने के बाद ये डेट लिखता है आज की, कितने का डेट है ये ड्रॉई है देखो इधर, और यहाँ पे ड्रॉई की इंफॉर्मेशन दे 2 करके, और फिर यहाँ पे उसकी ये ड्रॉवर की साइन है, ये ड्रॉवर की साइन होती है। ये एक्चुअली बिल ऐसे नहीं बनता है। कल जो हम बनाएंगे ना, आपको बकायदा सिखाएंगे ना, हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली वो अच्छे सिखाएंगे। ये एकदम रफली टेंटेटिव है, कल और अच्छे से, यानी कल से हम 2 दिन आपके 5 मार्क के ऊपर वर्क करेंगे। समझा आपको? क्लियर? फिर अकाउंटिंग पार्ट 10 मार्क की अकाउंटिंग रहेगी, वो कैसा रहेगा क्या रहेगा वो आपको सिखाया जाएगा। तो ये था 3 इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कशन। हमने होपफुली आपको समझाने में सक्षम हुए होंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।